नमस्कार दोस्तों, L1 वालों के लिए पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए देखें आपको कितने इनमें से आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट है तो इनको आप याद भी कर ले रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको तो इनको मैं पढ़ देता हूँ। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। क्या लग रहा है आपको, इसका क्या उत्तर होना चाहिए? विचार कर लो आराम से और उत्तर दे दो। तो दोस्तों इसका उत्तर ये हो जाएगा सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है। ये तो एक सत्य है ही। अब शहरों में सामान्य बात है, कोई ज़रूरी नहीं है। एकल परिवार में ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, संयुक्त में भी हो सकता है। तो इसलिए दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है और इसका प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा और गरीबी। क्वेश्चन 2, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है अगर क्या? लंबे समय तक तंबाकू से या शराब के सेवन से या परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से या परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। बताओ, सोचो। उसी टाइप का क्वेश्चन है और परीक्षा में ऐसे सरल से लगने वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और कठिन सही हो जाते हैं। तो बात वहीं का वहीं, वही ढाक के 3 पात। तो इसलिए ऐसा नहीं हो, ध्यान रखें। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जो है, इसका उत्तर हो जाएगा परिवार के लोगों द्वारा नशा करना। देखो नशा के अंदर तंबाकू, शराब सब कुछ आ जाता है और नशा अगर किसी भी प्रकार का होगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा और हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, केवल तंबाकू या केवल शराब से नहीं। तो यहाँ देखिए, नशा करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास हो जाती है, बीमारियां हो जाती है और शरीर जर्जर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तापमान बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें निकल रही है। इनसे क्या होगा दोस्तों? हिम शिखर से हिम पिघल रही है, समुद्रों का फिर जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर पिघलने से पानी ज़्यादा आएगा नदियों में, समुद्रों में, और सागर तटीय भाग है वो जलमग्न हो जाएंगे और कई द्वीप डूब भी जाएंगे। तो इसलिए उपयुक्त सभी घातक परिणाम हो सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले बछेंद्री पाल, जानते होंगे, भारत की महिला, नाम सुना होगा आपने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। तो उन्होंने इससे पहले किस पर्वत पर चढ़ाई की थी? क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी डीप है। तो कंचनजुंगा, नंदा देवी, कामत या गंगोत्री? कंचनजंगा आपको पता होगा, वैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, परंतु वो POK में है तो POK अपना ही। मगर प्रॉपर भारत के प्रशासन के अंदर की बात करें तो कंचनजंगा। तो यहाँ उत्तर गंगोत्री होगा। पर्वतारोहण के लिए निम्न में से कौन सा सामान जरूरी नहीं है? आपके पर्यावरण में इस प्रकार के टॉपिक है तो इसलिए आप ध्यान दें। क्या ज़रूरी नहीं है? रस्सी, खाने की चीज़ें, साइकिल या गर्म कपड़े? तो दोस्तों गर्म कपड़े तो ज़रूरी है क्योंकि ऊपर ठंड होती है, खाने की चीज़ ज़रूरी है, रोप भी ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो गिर जाएंगे, साइकिल लेके पहाड़ पे नहीं चढ़ना है। ऊन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा गौर करना आपको। विचार कीजिए, उत्तर दीजिए, 2 नंबर हासिल कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भेड़, ऊंट और याक। याक आपने देखा होगा, जंगली बैल जैसा सा होता है, काफ़ी बाल होते हैं, बाकी हाथी से होगी नहीं, गाय है, बकरी, तो आप जानते हैं इससे अच्छे से। निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। कथन 1 है, राजस्थान में खरीफ की फसल जो है उसमें तिलहन जो होती है जिससे तेल निकलता है उसमें मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी शामिल है। कथन 2 है, राजस्थान में रबी की तिलहन में जो है उसमें राई, सरसों, तारा मीरा और अलसी है। तो क्या ये दोनों कथन सही है या कथन 1 सही है या 2 सही है या दोनों ही गलत है? बताओ क्या करेंगे आप इसमें?
तो दोस्तों आपके लिए कथन हम दोनों सही लेके आए हैं। पहला भी सही है, खरीफ की फसलों में तिलहन में ये शामिल है, रबी की तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा, अलसी शामिल है। ध्यान रखना, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? ये क्वेश्चन आरपीएससी 2004 एग्ज़ाम था 3rd ग्रेड का, उसमें भी पूछा गया, मुझे याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था कि पूछा गया था। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो है वो होती है दशहरे पर्व पर। दशहरा कौन से महीने में आता है ये आपसे मैं चाहूँगा। 2 ऑप्शन आपको देते हैं, आश्विन 1 नंबर, 2 नंबर है कार्तिक। तो आप अपना जो ज्ञान है उसका सार्वजनिक मंच पे प्रकट कर सकते हैं कमेंट करके। तो कमेंट करें, 1 नंबर होगा कि 2 नंबर होगा, दशहरा किस माह में आता है। राजस्थान में मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ये नागौर ज़िले में है, और को नागौर ज़िले से यहाँ बिलोंग करता है तो भी कमेंट करके अपनी हाज़िरी लगाएं। तो दोस्तों मकराना जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद संगमरमर के लिए। जबकि काले संगमरमर के लिए आपको पता है भैंस होती है काली, तो भैंस लाना। हरा संगमरमर जो है उदयपुर में हरियाली बहुत है, वन वगैरह खूब है, तो इजीली याद रह जाएगा। गुलाबी संगमरमर जो है ये भी कुछ स्थानों पर धौलपुर आदि में पाया जाता है। संगमरमर की दृष्टि से राजसमंद जो है वो पहले स्थान पर है भंडार की दृष्टि से। हरा संगमरमर उदयपुर, काला भैंस लाना। किशनगढ़ जो है अजमेर में वो मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है, यानी व्यापार की दृष्टि से है। जबकि नागौर मकराना के संगमरमर से ताजमहल भी बना हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यानी पत्तियां जो है वो प्रकाश को लेती है, तो हरे पौधों द्वारा बाहर कौन सी गैस निकाली जाती है? यानी हम जो बाहर निकालते हैं और पौधे जो बाहर निकालते हैं, दोनों में कोई फ़र्क है क्या? ये दिन के दौरान होता है दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में। तो कौन सी गैस होगी? यानी हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों, तभी हम लेते हैं वो छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, पर्णहरित करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसलिए पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? यानी इनमें सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों प्रोटीन, अगर आप अच्छी हेल्थ बॉडी बनाना चाहते हैं तो भी प्रोटीन ज़रूरी है। वैसे सामान्य शारीरिक विकास के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। वैसे तो दूध में, मांस में, सब में होता है, मगर सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसलिए जो अच्छे बॉडी बिल्डर लोग हैं वो सोयाबीन का पाउडर या फिर भिगो के भी उनको खाते हैं, चना सोयाबीन। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, नए उत्तक बनते हैं, उनकी मरम्मत होती है। इसकी कमी से क्वासकोर सूखा रोग हो जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन लगभग 43%। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है विज्ञान संबंधी PSI वगैरह आदि एग्जामों में, पुलिस कांस्टेबल इत्यादि में। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन है? राज्यसभा से आपको पता होगा मित्रों, राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के लिए राजस्थान से 25 सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये इसमें शामिल होते हैं और ये जो है इसका चुनाव करते हैं। केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें मतदान करते हैं। निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक का है कि ये जैसे तेजी से जो है वो फैल सकता है। तो दोस्तों टिटनस जो है वो नहीं है, टिटनस संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता। जबकि डेंगू, मलेरिया ये तो एक ही परिवार के ही है, मच्छरों वाले। पोलियो ये वायरस जनित रोग है, पोलियो। ये प्लाज्मोडियम जो है ना वो प्रोटोजोआ मलेरिया उससे होता है। टिटनस रोग जो है ना धनुष टंकार भी बोलते हैं इसको। कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है। बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से होता है और धनुष टंकार और लार्जा भी है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का प्रमुख लक्षण क्या है? उष्णकटिबंध का मतलब होता है गर्म इलाका, उष्ण यानी गर्म। तो इसका उत्तर क्या होगा?
तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, उष्णकटिबंध है तो वर्ष भर गर्मी रहना, या फिर ठंड में अधिक ठंड, साल भर अधिक जाड़ा, ठंड में कम ठंड और गर्मी में नहीं, तो वर्ष भर गर्मी रहना। क्योंकि उष्णकटिबंध में क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी, ऐसा नहीं है। हल्की गर्मी का मतलब नहीं है, साल भर जाड़े का मतलब नहीं है, तो वर्ष भर गर्मी रहती है। ये आप बीच वाला जो इलाका है ना, 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण, 23.5 करक से मकर के बीच का इलाका जो है वो होता है उष्ण, और ध्रुवों वाला होता है शीत। अब ये उपोष्ण और ये शीतोष्ण। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी संघनित यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं और द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। जैसे ये जल वाष्प उठे, फिर ये इकट्ठे हो गए, फिर इनमें वजन ज़्यादा हो गया तो गुरुत्वाकर्षण ने खींच लिया और नीचे आ गए टपक टपक, तो क्या होगा, वर्षा। तो जल और जल वाष्प के रूप में ऊपर उठती है और निम्न ताप के कारण संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में ऊपर आ जाती है। कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है कहाँ, चारों ऑप्शन को पढ़ें, उत्तर दें। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा गर्म और आर्द्र, गर्म और शुष्क, ये 2 नंबर। गर्म इलाका और शुष्क मरुस्थलीय, जैसे अपने जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान में, ऐसे इलाकों में। यहाँ पादप कंटीले झाड़ीयुक्त होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली होती है, कांटे इसलिए होते हैं कि उनका वाष्प का जो उत्सर्जन है वो कम हो, क्योंकि पत्ते बड़े होंगे तो पानी ज़्यादा उसमें से वाष्पीकरण होगा, इसलिए पानी ज़्यादा लाएंगे कहाँ से, तो नमी बरकरार रखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण आप पढ़ रहे हैं तो क्या उद्देश्य है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण और न्यूनतम उपयोग, हालांकि ये भी होना चाहिए, मगर जब बात यहाँ आ रही है सुरक्षा और संरक्षण की, तो उसमें अपने आप ही न्यूनतम उपयोग शामिल है। तो ऐसे जहाँ 2 उत्तर आपको लगते हैं उनमें से जो बेहतर उत्तर हो उसको आप चुना करें। तो पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक करना जरूरी है। स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की बदलाव लाने की कौन सी रणनीति कारगर होगी छात्रों के प्रति, यानी क्या करना होगा, आप शिक्षक बनके क्या कर सकते हैं, जैसे विचार करें, बताएं। पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे और गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करेंगे। तो पाठ्यक्रम में बदलाव तो आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, मगर फिर भी हम जो रचनात्मक क्रियाकलाप है, जैसे पेड़ पौधे लगवाना, साफ सफाई, कुछ और गतिविधियाँ, चार्ट प्रतियोगिता वगैरह, रैली वगैरह, तो इस प्रकार से पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाएंगे, मानसिकता में बदलाव करेंगे, मुख्य चीज़ ये है। और गैर शैक्षिक गतिविधियाँ जो है यानी पाठ्येतर गतिविधियाँ, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन कौन से हैं। बताएं, देखें। तो विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री है, ग्रंथालय भी है, पुस्तकालय, सर्वे, प्रोजेक्ट भी है, ये सभी है। तो सीखने के लिए जैसे सामग्री, ग्रंथालय। कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है, उपविषय, वैकल्पिक, समन्वित, एकीकृत। तो देखो वैकल्पिक तो आप काट ही दो, ये तो कक्षा 11 से शुरू होता है। अब एकीकृत, समन्वित और उपविषय, उपविषय भी नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या होता है, इसमें विज्ञान भी आ जाती है, इसमें सामाजिक भी आ जाती है, इसमें सब कुछ आ जाता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए एक समन्वित विषय है, अध्ययन समन्वित विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है। तो पर्यावरण शिक्षण है वो बच्चों के ऊपर केंद्रित है, बच्चों को आनंद आने लगे। तो इसमें देखो भ्रमण तो है ही, आप स्थान दिखा के लाओ, उनसे पेड़ पौधे लगवाओ, ग्रुप में कार्य करवाओ, जैसे SCP, तो ये सभी हो जाएंगे, तो सारे इसमें आ जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव है उनको कहते हैं, हाँ भाई तुम बताओ तुमने क्या किया पौधों के लिए, तुमने छुट्टियों में क्या किया, तुमने खेत में कौन सी फसलें देखी। उनके अनुभवों को सुनते हैं, उनको महत्व देते हैं, तो शिक्षक को क्या लाभ पहुंचता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सोचें आप। आपको लास्ट में मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि कितने सही हुए आपके। चौथा उत्तर हो जाएगा, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श यानी जो चर्चा हुई, और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में फायदा होगा। शिक्षक बच्चों के अनुभवों को संसार से जोड़ते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है, बताएं। बताइए। ईंधन जो है जैसे लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कोयला, तो लघु फिल्म वाला जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा, इजी रहेगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं बच्चे, तो क्या उद्देश्य नहीं है इसका या क्या है। तो देखो, सृजनात्मक जहाँ भी नाम आ जाए ये तो है ही। आलोचनात्मक चिंतन है वो भी अच्छा है, जैसे क्या चीज़ सही है क्या गलत है। बच्चों में तर्क शक्ति, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना ये नहीं है। बच्चों को हम कोई कंफ्यूज थोड़ी करेंगे और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना, तो ये तो है ही नहीं ना। तो पहेलियां वगैरह दी जाती है, बच्चे पाठ पढ़ते हैं, अवलोकन करते हैं ताकि भ्रमित नहीं हो। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा ये सबसे बड़ा फोकस है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, कि बच्चों के ऊपर पूरा केंद्रण हो। तो देखो, शिक्षार्थी छात्र दोनों एक ही चीज़ है, तो छात्र केंद्रित शिक्षार्थी केंद्रित, इसी का ही पर्यायवाची है बाल केंद्रित और इसी का ही पर्यायवाची है अध्येता केंद्रित। तो समुदाय केंद्रित जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज के ऊपर नहीं बल्कि बालक के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे व्याख्या की गई है। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है। मान लीजिए कोई बालक है, उसके प्रॉब्लम है, लेट आता है या विद्यालय से भाग जाता है, विद्यालय आता नहीं है, कोई समस्या किसी को होमवर्क में चिढ़ा हुआ है, क्या करेंगे आप। तो उत्तर हो जाएगा केस स्टडी, व्यक्ति इतिहास, व्यक्ति अध्ययन, यानी उस पर्सनल बालक की जानकारी हम लेंगे कि भाई ये क्यों पिछड़ रहा है, उसके क्या समस्याएं हैं, ताकि उसका हम उपचार कर सकें। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो वाहनों आदि में लगाई जाती है, तो इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन। ब्यूटेन और प्रोपेन ये किस गैस का मुख्य घटक है, कमेंट करके बताएं। देखें आप लोग कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, मुझे ये भी पता लगेगा कितने लोगों को कमेंट करना आता है और कितने लोगों को जानकारी है। ब्यूटेन प्रोपेन किस गैस का मुख्य घटक है। चलो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। प्रदर्शन की सहायता से शिक्षक विद्यार्थी को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है जिसमें उसकी पर्याप्त विकास हो सके। किसका, यानी प्रदर्शन करता है बालक, चाहे वो कुछ चीज़ बना के लाएं, चाहे वो अपनी परफॉर्मेंस दें, तो क्या विकास होता है उसका। यानी जैसे हम प्रदर्शनी करते हैं शिक्षक विद्यार्थी को, जैसे हम कोई मॉडल दिखाते हैं या हम कोई बच्चों को भ्रमण करवाते हैं, कुछ भी उनको करवाते हैं, तो निरीक्षण शक्ति का, अवलोकन शक्ति का विकास होता है। इसका उत्तर आपने कमेंट कर दिया होगा। ब्यूटेन जो है वो होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। इसमें बदबू आ जाए ताकि लोगों को पता लग जाए लीक होने का, इसके लिए इसमें एक मिलाया जाता है मर्केप्टेन गैस मिलाई जाती है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गा अधिराज कहलाता है, यानी दुर्गों का राजा। तो एक कहावत भी है ना, गढ़ तो बाकी सब गढ़ेया, याद आया आपको। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया। चित्तेरों की ओवरी मतलब एक तरह से चित्रशाला थी ये चित्रकारों के लिए। किस राजा से संबंधित है या किस शैली से संबंधित है, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। और किस राजा से, तो उत्तर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम। दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लगे हैं तो जरूर निश्चित रूप से लाइक करें। और यस गुरु को आप लोगों देख ही रहे हैं,
तो आप L1 की तैयारी कर रहे हैं तो L1 के लिए आपको मनोविज्ञान के करीब 1100 प्रश्न कक्षा 11-12 एनसीईआरटी आरबीएससी से लेके अन्य स्रोतों से, उसके अलावा हिंदी के करीब 1100 प्रश्न रचना प्रबोध से लेकर अन्य स्रोतों से, उसके अलावा दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी और संस्कृत के करीब 200 क्वेश्चन। तो ये सारी मटेरियल आपको हमारे यस गुरु ऐप के ऊपर मिलेगा। यस गुरु ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पे लिखें यस गुरु या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहाँ से जाके आप रीड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप L2 का भी दे रहे हैं तो L2 वालों के लिए भी कक्षा 6 से 10 तक के सामाजिक, फिर 11-12 इतिहास भूगोल राजनीति और उसके अलावा ये सारा मटेरियल करीब 5000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं यस गुरु ऐप पर। धन्यवाद।